So let's start CRPC. CRPC in a different way. मैम कशिश नहीं है। CRPC, हाँ कशिश क्या? हाँ कशिश नहीं पूजा, है, कशिश। पूजा कशिश को मैसेज करो बेटा। पूजा यस मेरे बाजू में रहती कशिश तो मैं उसको पकड़ के लेके आती यहाँ पे, मेरे बस में नहीं है ना। मैम पूजा का तो पूजा के बगल में है। पूजा आप उसको दरवाजा ऐसे नॉक कर दिया कीजिए कि आ बहन क्लास चले। तो वैसे हम आ बहन चुगली करे होता है ना, तो आ बहन क्लास करें, ऐसा करो। चलो अब जैसे कि मैंने कहा था कि मैं चैप्टर नंबर 3 सिखाने वाली हूँ आप लोगों को, तो लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 3। तो ऑन द स्क्रीन आप देख सक रहे हो चैप्टर नंबर 3 एकदम क्लियर आपके स्क्रीन पे है ना? फुल फ्लेज क्लियरली आप लोगों को दिखाई दे रहा है, करेक्ट? तो लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 3। पूजा आप कशिश को बुला लीजिए फटाफट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेस पॉइंट है, आगे हम इसी के साथ चलने वाले हैं। नाउ चैप्टर नंबर 3 आपको बोलता है पावर ऑफ अ कोड्स। तो पावर ऑफ अ कोड, जैसे कि कल मैंने डिस्कस किया था कि कोड विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल, लेकिन इसकी हेरारकी होती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हेरारकी? कौन सा जज, उसके बाद कौन सा जज, उसके बाद कौन सा जज। तो विक्की ने आपको एक हेरारकी शेयर की थी, ठीक है, वेरी गुड, पर मैंने कुछ और हेरारकी आप लोगों के लिए बनाई है, हम उसे भी टेस्ट करके देख लेंगे, है ना? तो सेक्शन नंबर 26 कोड विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल। कौन से ऑफेंसेस ट्राइबल होते हैं? तो एनी ऑफेंस आईपीसी, ये तो कोई भी मतलब एक बच्चा बच्चा जानता है ना कि आईपीसी के अंदर जो है ऑफेंसेस वो ट्राइबल होते हैं, उसमें बेल होती कि नहीं, पनिशमेंट कितनी होती, आईपीसी इसी बारे में बताती है आपको। तो यू कैन सी हियर द हाई कोर्ट, द कोर्ट ऑफ द सेशन, ये सामने है आपको, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। अदर कोर्ट बाय विच द ऑफेंसेस ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ट्राइबल, अभी फर्स्ट शेड्यूल अपन बाद में देखेंगे। प्रोविजो क्या बोलता है? 376 ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं। तो अपन आके यहाँ पर जो वुमेन के बारे में है, तो मोस्ट प्रोबेबली जब भी रेप केसेस होते हैं तब उसमें वुमेन चाहिए होती है एज अ जज, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो लड़की विक्टिम होती है ना वो घबराई होती है, उसके ऊपर क्या बीतती है ना हमें नहीं पता, है ना? तो जो ऑफेंसेस any other law shall when the court is mentioned on the behalf and when no court is mentioned, जहां पर नहीं है हाई कोर्ट या तो फिर कोई अदर कोर्ट जो भी ट्राइबल बाय फर्स्ट शेड्यूल है, तो देखते हैं हम लोग अपने कहीं ना कहीं फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है। ये सब छोड़ दो आप, अब यहाँ पे देखो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज, हमने मेट्रोपॉलिटन्स को कौन से सेक्शन में पढ़ा है? सेक्शन 8। कौन से सेक्शन में पढ़ा है? सेक्शन नंबर 8 में पढ़ा है, ठीक है? अब ये हेरारकी है, ये हेरारकी है, ये देखो पहले कौन सा कोर्ट आता है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है। फिर मेट्रोपॉलिटन्स को छोड़ के अदर देन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। देखो यहाँ पे मैंने अदर देन लिखा है ना, तो यहाँ पे अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कौन से कोर्ट आते हैं? विक्की ये हेरारकी आपके पास नहीं होगी, देख लो। पहले आता है हमारा सेशन कोर्ट, फिर आता है हमारा सेशन जज, ठीक है? उसके बाद आता है मैम एडिशनल, ये भी है। उसके बाद आता है असिस्टेंट, उसके बाद आता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट, उसके बाद आता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, उसके बाद एडिशनल और स्पेशल। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, अपने आंखों से कानों से सुन रहे हैं, तो पहला कौन? सेशन कोर्ट। दूसरा कौन? सेशन जज। उसके बाद कौन आता? एडिशनल आता। उसके बाद कौन आता? असिस्टेंट आता। उसके बाद कौन आता? मैजिस्ट्रेट आता। क्या लाता? चीफ लाता। चीफ किसको लाता? एडिशनल को लाता। एडिशनल क्या बोलता? मैं तो स्पेशल है,
तो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ना ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज को लेकर था। अब अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटीज को लेकर कौन से जजेस हैं? पहले तो है हमारा सेम सेशन कोड। अब यहां से जो गाड़ी चलेगी वो वहां तक वैसे ही चलेगी, लेकिन बीच में ब्रेक आएगा। तो ब्रेक कैसे आएगा देखेंगे। तो पहले कौन आएगा? सेशन कोड, फिर कौन आएगा? सेशन जज, उसके बाद एडिशनल, उसके बाद असिस्टेंट, उसके बाद मैजिस्ट्रेट। अब यहां तक जो मेरी गाड़ी चली थी वो सेम थी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी सेम थी, अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी सेम थी। डिक्टो, सेम टू सेम, ठीक है, जुड़वा, सेम टू सेम, डिक्टो, जुड़वा, यहां तक अपनी गाड़ी सही चली। अब वहां हमने चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट देखा। क्यों देखा? क्योंकि चीफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बारे में था, तो वहां हमारा चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट आया। अब यहां कौन आएगा? कौन आएगा? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। कौन आएगा? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। उसके बाद कौन आएगा? एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद कौन आएगा? सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सब डिविजनल, यानी कि इसका आधा हिस्सा अपन बोल सकते हैं। सब डिविजनल का मतलब होता है वो पूरा नहीं होता, उसको डिवाइडेड मिला जाता है। आगे अपन देखेंगे कि इसका रोल क्या आता है। उसके बाद आता है JMFC, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। JMFC, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब जहां हमने स्पेशल छोड़ा वहां हमने सब डिविजनल लाया। उसके बाद आपको अदर देन में 3 एडिशन है। एक है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, ठीक है, क्लियर। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपने देखा कौन से जजेस कौन से रैंक पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद में अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, नहीं है। आगे बढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की तरफ। EM साहब, तो ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है कमाल का बंदा है, बड़ा कमाल का है, होशियारी दिखाता है, अपने आप को जज समझता है। तो कौन है इसमें? पहले तो डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, DM साहब, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। उसके बाद में कौन आया? एडिशनल DM साहब, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। फिर कौन आया? सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। फिर कौन आया? EM साहब खुद। उसके बाद में कौन आया? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसके बाद में कौन आया? एडिशनल। उसके बाद में कौन आया? असिस्टेंट। PP। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का रोल क्या होता है? कौन है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट? क्या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हम देख लिए, सेशन जज हम देख लिए, एडिशनल असिस्टेंट देख लिए, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, स्पेशल सेकेंड क्लास, ये सब अपन देख लिए। ये कौन है? इसका क्या काम है? एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो होता है, जैसे हम DM साहब कहते हैं, तो वो किस लिए होता है, उसका काम क्या होता है, वो क्यों आता है, कशाला काय को, क्यों। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट DM साहब जो होता है, अब समझो कि एक ऑर्डर हुआ है, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट का एक DM साहब होता है। इसको क्या पावर होता है ना, कि इसकी आंख जो होती है ना, ये बिग बॉस के मां की आंख रहती है। वाई बिग बॉस? क्योंकि उसे सब पता होता है कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आपका घर किधर है। ये DM साहब है ना, इसकी आंख जो होती है ना, आप लोगों के जो डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, जो लोकल एड हो, आप जिस एरिया में रहते हो ना, इसको सब मालूम रहता है, ठीक है। अब कोई ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को
अबाइड कराने के लिए, उस ऑर्डर पे चलने के लिए हमें कौन मजबूर करेगा? ये डीएम मजबूर करेगा। कोई भी एक ऑर्डर होता है जो सिविल ऑर्डर होता है, एग्जाम्पल बताती हूँ, आप पढ़ रहे हो उसको क्रिमिनल में, लेकिन क्रिमिनल में इसका क्या काम और सिविल में इसका क्या काम? कोई भी प्रॉपर्टी अटैचमेंट ऑर्डर हो जाता है, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, प्रॉपर्टी ताबे में ले ली, अपने पास ले ली, तो ये डीएम साहब को ये देखना होता है कि प्रॉपर्टी सामने वाले के पास ऑक्शन कराया जाएगा। ऑक्शन के बाद क्या होएगा? सामने वाले सब आके उस ऑक्शन में बिडिंग करेंगे, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया, फिर जो हाईएस्ट बिडिंग रहेगी, समझो 1 लाख, तो 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, ये बिडिंग हो गई। ठीक है, तो ये डीएम साहब क्या करेगा कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर गवर्नमेंट की कुछ रेवेन्यू लेनी है क्या? लेगा, पहले लेगा, बाद में देगा, और उसके लिए ऑर्डर्स करता है ये। तो इसको क्या पावर है, हम आगे जाके और एक्सट्रीम समझेंगे। इन शॉर्ट आपको मैंने बता दिया पब्लिक मैम इसको प्रोसिक्यूटर के मिनी बारे में, कल कोऑर्डिनेट भी हमारी, कहते हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। या यस 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 यस, दैट आई एम कमिंग अहेड। जब मैं आपको इसको और रूबरू कराऊंगी ना चीजों से, तो बड़ा मजा आएगा, आपको तो पता ही है। नाउ, jurisdiction in case of juveniles। ये जूनाइल क्या होता है रे भैया? इसका क्या काम है? तुम छोटे बच्चे होके ऐसा गंदा काम करते हो, शर्म नहीं आती क्या? तो वो जूनाइल में आते हैं। जूनाइल कोर्ट्स होती है, छोटा बच्चा जान के हमको ना आंख दिखाना रे, है ना, सुना होगा आप लोगों के जमाने में। तो an offense not punishable with death or for death और life, यानी कि सजाए मौत और सजाए लाइफ, उम्र कैद की सजा, मौत और उम्र कैद की सजा committed by any person from the date when he appears or is brought before the court। अभी देखो एज देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 16 साल की उम्र में इतना बड़ा क्यों हुआ बंदे? क्यों किया ऐसा गंदा काम? मे बी ट्राइड बाय द CJM और बाय एनी कोर्ट। तो 16 साल का बच्चा जो होगा उसको कौन सी कोर्ट में लेके जाया जाएगा? ट्राइड का मतलब है उसको कौन सी कोर्ट में सजा देंगी, कहाँ लेके जाओगे, कौन से कोर्ट में लेके जाओगे? तो कौन से कोर्ट में लेके जा रहे हो? CJM साहब के सामने, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और बाय एनी कोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो। ठीक है, ये कच्ची उम्र 16 साल, 16 ईयर्स। तभी लेके जाएंगे ना अगर वो जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ सेंटेंस से रिलेटेड कोई ऑफेंस ना करे, तभी ना करे तभी, नॉट पनिशेबल। यस मैम, यस मैम, ना ऐसा करे कोई तभी। भी काम जो डेथ और लाइफ वाला नहीं होगा, तब उसे CJM साहब के सामने या एनी कोर्ट के सामने लेकर जाया जाएगा। ठीक है, स्पेशली एम्पावर्ड अंडर चिल्ड्रन एक्ट फॉर द प्रोवाइडिंग फॉर द ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन। अरे ऐसे गंदा काम करते क्यों हो? चिल्ड्रन एक्ट बनी हुई है ना, छोटा बच्चा ऐसा करता क्यों है कि तुझे रिहैबिलिटेशन सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे क्यों भेजा जाए? Why you do such bloody work? ऐसा गंदा काम क्यों करता है बेटा? तो ये आप जो संस्कार होते हैं ना, तो 27 में आपके संस्कार दिख रहे हैं कि एक 16 साल के बच्चे को कैसे ट्रीट किया जाता है, उसमें जिसमें पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ नहीं होगी, तो उसे किसे साहब के पास लेके जाया जाएगा? CJM साहब के साथ में, और यहाँ तो एनी अदर कोर्ट। ठीक है, और ऐसा बच्चा जो काम करेगा तो उसको चिल्ड्रन एक्ट, देखो यहाँ पे 1960 है,
आप सामने देख पा रहे हो 1960, 1960, 1960। तो मेरे बच्चे यहाँ पे जो 1960 लिखा है वो क्यों इस एक्ट को फॉलो किया जाता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1960? क्या पर्पस है 1960 को लेके आने के लिए? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड 1960? चिल्ड्रन एक्ट क्यों 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 क्यों? मैम अमेंडमेंट आया था ना? अमेंडमेंट क्या बेटा? मैम वो अमेंडमेंट आया था ना? अमेंडमेंट से आया था, ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे चिल्ड्रन एक्ट क्यों? यहाँ पे चिल्ड्रन एक्ट काय के लिए? मैम क्योंकि नॉर्मल इंसान की तरह कर सकते हैं, बच्चे को अलग से बच्चे की तरह ट्रीट किया जाएगा। For protecting their rights, madam. फॉर प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स, चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चे को बच्चा समझा जाएगा, वरना अगर उसको बड़ा समझा जाए तो चल भाई जेल में जाके बैठना, तो उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर क्यों भेजेंगे? ट्रीटमेंट क्यों इसलिए कराएंगे? बनाया गया रिहैबिलिटेशन सेंटर, इसलिए बनाया गया, इसलिए एक्ट लाया गया था। इसीलिए कि एक्ट बच्चों को लाया था, yes, ma'am. इसीलिए चिल्ड्रन एक्ट 1960 को लाया गया था, Yes, क्योंकि ma'am, yes, उसको ma'am. ट्रीटमेंट दिया जाए, ट्रेनिंग हम्म। दिया जाए, रिहैबिलिटेट किया जाए, यानी कि उसकी जो मानसिक स्थिति होगी, दिमाग का जो संतुलन हिल गया रहेगा, उसको ठीक करने के लिए। लेकिन देखो ना कितनी बड़ी बात है, हम सेक्शन नंबर 27 पढ़ रहे हैं जिसमें जुरिस्डिक्शन ऑफ जुनाइल पढ़ रहे हैं। जुनाइल में हम डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ नहीं होनी चाहिए। कितने साल के बच्चे के लिए? 16 साल के बच्चे के लिए। उसको कौन ट्राई करेगा? सीजीएन साहब या तो फिर कोई एनी अदर कोर्ट। अगर एनी अदर कोर्ट की बात आती है तो यहाँ पर चिल्ड्रन एक्ट लेके आया गया है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सेक्शन 27 याद रहता है लेकिन सेक्शन 27 में क्या है वही भूल जाते हैं। तो 27 इज इक्वल्स टू 16 इयर्स लिख दो वहां पे, कभी नहीं भूलोगे ये सेक्शन। 27 is equals to 16 years. Never you're going to forget this section, bacha. Okay. Any Minus 1, madam. difficulty? Yes, Minus ma'am. 1. Ma'am, minus Ma'am. 1. Yes. What, Shiva? 2, 7, 2 minus 1, 1. 7 minus 1, 6. Yes. So 16, correct. Okay. So it is just a technique to understand कि 2 minus 7, 7 minus this, coming to 16. That's just a technique to understand. But always remember 27 is equal to 16. You're not going to forget anyways. Okay. But Shiva, nice, huh? Yes, ma'am. Ma'am, one more doubt, please. Quite impressive. Chalo. Now, sentences which... मैम इन केस जो ये 16 ईयर का बच्चा है जो डेथ वाला आप ऑफेंस कर देते हैं तो वो सेशन जज में जाए, मैम सेशन कोर्ट में जाएगा ना मे बी? तो फिर उसको कौन ये करेगा? क्योंकि पनिशमेंट फॉर डेथ किसके पास है देने के लिए? किसके पास ही है ना मैम, वही ना जाएगा ना? वही जाएगा, वही ले जाना तुम उसको, है ना? वकील तो मैम बनेगा। जैसे निर्भया केस में हुआ था, एक माइनर था 16 साल का, तो उसको 3 साल में छोड़ दिया गया था। तो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, उसमें बहुत सारे विटनेसेस लिए गए थे स्वीटहार्ट। आफ्टर द विटनेसेस, आफ्टर एग्जामिनेशन, द जज केम टू द कंक्लूजन। अदरवाइज तुम्हें लगता है क्या ऐसे पॉसिबल है बेटा? नो मैम, possible na. Now I'll tell you one thing, Uzma, the question is only for you, not for others, because I don't think so they will connect with this. अब प्लेंट फाइल हो गया है, ओके, ऑर्डर 37 का प्लेट है। यस मैम, मैंने आपको बताया था कि लीव टू डिफेंड फाइल किया जाता है, इसमें डब्ल्यूएस फाइल नहीं की जाती। याद है आपको ये बात? यस मैम, हाँ यस मैम। अब उसके बाद में जजमेंट पे मैटर आ गया मेरा, सामने वाला लॉयर उसमें फाइल करता है ऑर्डर 7 रूल 11। ऐसे लग रहा था ना ऐसे खींच के थप्पड़ दूं मैं। जो स्टेज हो गया वो बाईपास हो गया। जैसे हम ट्रेन में चढ़ते हैं तो हम उस ट्रेन में जब चढ़े वो स्टेशन चले गया, हम फिर से वो पर मैम ये अमेंडमेंट जो है वो तो उसमें फाइल हो सकता है ना, अपीलेबल स्टेज में भी फाइल हो सकता
सकता है। बेटा amendment can be filed, but order 7 rule 11 how at this stage? That stage is gone, no? नहीं होगा, तुम प्लेन वो को कोर्ट लीव की टू डिफेंड फाइल करके एडमिट डिस्क्रिशनरी करते हो ना। पावर है। मैंने आपको क्या Yes, बताया था, ma'am. याद है ना, कि लीव टू डिफेंड फाइल हो गया मतलब प्लेन एडमिट हो गया। यस मैम, हाँ, तो फिर तुम्हारी टाइम गाड़ी तो निकल गई ना। दिया रहता है उसमें। हाँ, तो कौन से भी स्टेज पे आके तुम कुछ Yes, भी तो ma'am. कर सकते हैं। चलो, यस sentences with the high court and a session judge में पास। अभी ये ना, ये छोटा बच्चा भी जानता है कि हाई कोर्ट कौन सा सेंटेंस देती है। सेशन जब डेथ सेंटेंस देती है तो कंफर्म करती है हमारी हाई कोर्ट। असिस्टेंट सेशन जज जब करता है तो एक्सेप्ट सेंटेंस ऑफ डेथ देता है, इम्प्रिजनमेंट और फॉर द टर्म एक्सीडिंग 10 years। तो ये आप लोगों को समझना है, छोटी सी बात है। 10 साल की सजा है, कितने साल की सजा है, डेथ रहेगी तो सेशन कोर्ट को हाई कोर्ट से पूछना पड़ता है, कंफर्म करना पड़ता है, भैया दें क्या नहीं दें। आप क्या बोलते हो? यस बोलो तो यस, नो बोलो तो नो। ओके। और अगर सेशन या एडिशनल जज ऑथराइज बाय द लॉ बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ passed by any such judge shall be subject to the confirmation by the high court। डेथ सेंटेंस कौन कंफर्म करेगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट किसकी सेंटेंस पास करता है? कौन करता है? सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। लेकिन अगर ये काम असिस्टेंट करता है तो असिस्टेंट को बोला जाता है भाई तू डेथ सेंटेंस देना मत, ये हम तेरे को अलाउ नहीं कर सकते हैं। ना ही लाइफ देना, तुझे देना है तो जो भी सेंटेंस है वो एक्सीडिंग 10 years तक दे दे, बाकी हम तेरे को कुछ नहीं जानते। तो Yes, उतना ma'am. कर जो तुमको बोला गया है, उससे ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। ओके पूजा, मैंने Yes, क्या ma'am. कहा बेटा? डेथ सेंटेंस कौन दे सकता है पूजा? कंफर्म कौन करेगा? माइक ऑन करो बेटा। हाई कोर्ट मैम। वेरी गुड। और अगर ऐसा कोई भी असिस्टेंट सेशन जज होगा वो कितने की सजा दे सकता है? 10 साल। 10 साल। और डेथ सेंटेंस वो दे सकता है क्या? असिस्टेंट सेशन जज डेथ सेंटेंस दे सकता है क्या? हाई कोर्ट से पूछ के दे सकते। बेटा असिस्टेंट सेशन जज, मैंने कहा कि सेशन और एडिशनल हाई कोर्ट से पूछेगा, लेकिन मैंने क्या Yes. कहा? असिस्टेंट तू उतना ही काम कर जितना तुझे बोला जाता है, ज्यादा दिमाग चलाने Yes. का नहीं। तो असिस्टेंट क्या करेगा? सिर्फ 10 साल की सजा तक दे सकता है। Yes, ना ma'am. ही वो डेथ देगा और ना ही इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ देगा। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. चल, मैम इनकी अपील कहाँ पे होगी मैम? किसकी अपील? असिस्टेंट सेशन जज की मैम। असिस्टेंट सेशन जज की अपील कहाँ पे होती है? अपील का पावर किससे होता है? असिस्टेंट के ऊपर कौन आएगा? मैम सेशन। क्या सेशन सेम जज अपील सुनेगा? मैम एक तो मैम उसके पास तो वैसे भी पावर कम है ना असिस्टेंट के पास तो। हाँ, तो उसको सेशन जज के पास लेके जाया जाएगा 10 साल की सजा के ऊपर वाला जो भी अपील रहेगा। तो एडिशनल और सेशन जज सुन सकता है असिस्टेंट की अपील। लेकिन जब हम अपील के टॉपिक पे आएंगे बेटा तब ये फिर से पूछना मेरे से, तो और भी क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ओके। सेंटेंसेस विच मैजिस्ट्रेट में पास, कौन सी सेंटेंस मैजिस्ट्रेट पास कर सकता है? द कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय द लॉ एक्सेप्ट द सेंटेंस ऑफ डेथ। एक्सेप्ट द सेंटेंस ऑफ मैम डेथ। ठीक है, और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 years। तो ये कितने की पनिशमेंट दे रहा है अपने को? 7 साल की पनिशमेंट दे रहा है। लेकिन इसमें कौन सी पनिशमेंट नॉट अलाउड है?
more than 7 years और death ना, वाली कौन सी सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दे सकता है क्या? जुडिशियल मजिस्ट्रेट डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर दे सकता है क्या? सजाए मौत और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे सकता है क्या? नहीं देगा। तो कितने की 7 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सजा कितने की दे सकता है? 7 फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 साल। ठीक है, तो 7 years। ठीक है, CJM कितने की देगा? 7 साल 7 साल। फर्स्ट क्लास कितने की देगा? 3 साल 3 साल 3 years। ठीक है, सेकेंड क्लास 2 कितने की देगा? 1 year की देगा। छोटू है ना ये हमारा, 1 year की मैम देगा। 1 year है प्लस 5,000 फाइन। और प्लस 5,000 फाइन। Yes, फर्स्ट ma'am. क्लास Yes. Chief Metropolitan Magistrate shall have the power of a court of Chief Judicial Magistrate and the power of the court of the first class. अब Chief Metropolitan Magistrate को बताया जा रहा है, सुन मैं तेरे को बताता हूँ कि तू है ना, तू, हाँ तू कौन है? तू चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी है और तेरे को हम फर्स्ट क्लास का पावर भी देते हैं। तू है। तो यहाँ पर चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट जो होगा having a 2 power, तो वीटो पावर 2 power, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास 2 हो गए। ठीक है, हमने पहले देखा CJM 7 साल। फिर हमने क्या देखा? फर्स्ट क्लास कितने साल? 3 years 3 years। फिर हमने सेकेंड क्लास देखा, कितना कितना कितना? 1 1 year। 1 year है 5,000 फाइन। वेरी गुड वेरी गुड। फिर चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट कौन है भाई तू? पावर ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ओके, ओनली लावण्या इज नोइंग अबाउट, बाकियों को नहीं समझ रहा है। इज देयर एनी कंफ्यूजन शिवानी? मैम शिवानी शिवानी, का नेटवर्क नो मैम। हर्षिता, No, ma'am, it's clear. क्लियर? ऋषभ, यस मैम। Yes, ma'am, clear. राजेश जी क्लियर? हाँ, yes, ma'am. कशिश Yes, ma'am. क्लियर बच्चा? थोड़ा सा लेट आई है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। तो क्यों लेट आई? हम तुम्हारा इंतजार तो कर ही रहे थे। कोई ना, मैम इधर लाइट नहीं है ना और मौसम खराब है, मेरा फोन किसी भी समय में डेथ हो सकता है, बैटरी लो है। ओ माय गॉड। बट कोई नहीं, हम जब थोड़ा तक करेंगे क्लास। ओके, शिवा एनी प्रॉब्लम? No, madam. श्योर? Sure, ma'am. Anything you can ask me, I don't mind. Okay. Aparna Mishra, any problem? नो मैम। Juhi, नो मैम। पक्का? यस आपका बेबी कैसे है? ठीक है ना? यस मैम ठीक है। ओके। लक्ष्मी जी, any problem? No, ma'am. Any confusion? No, ma'am. Shall I proceed? Yes, ma'am. Pankaj, any problem? No problem, ma'am. Aparna ji, any problem? नो मैम। Okay, sure. Section number 30, sentence of imprisonment in default of fine. तू पैसा नहीं भरेगा तो कैसा चलेगा? तो इसको कहते हैं डिफॉल्ट ऑफ फाइन। ठीक है, तू पैसा नहीं भरेगा तो कैसा चलेगा? डिफॉल्ट ऑफ फाइन। Now, the court of a magistrate may award a term of imprisonment default of payment of fine authorized by the law. अब यहाँ पर लॉ जैसे ऑथराइज करेगा उसी तरह से आपको फाइन भरना पड़ता है। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो, क्या क्वेश्चन था?
पूछो। मैम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दोनों सेम ही होता है। मैम वो क्या ब्रेक बोल होता रहे है। मैम पूछ रहे हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हम्म, और स्पेशल, मैम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दोनों सेम ही होता है, उनके पावर अलग सेम अलग ही होता है होते पावर हैं, दोनों उनके का। पावर सेम ही मैम होते हैं, सीजीएम सिर्फ और फर्स्ट स्पेशल। क्लास है। हाँ 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 शिवानी, मैम सीजीएम और फर्स्ट क्लास सेम होते हैं ना? हेलो बेटा सीजीएम का जो रहता है ना, सीजीएम फर्स्ट क्लास भी सेम नहीं होते। से फर्स्ट क्लास अगर कोई ऑर्डर करता है ना, तो सीजीएम से ऐसा कोई भी ऑर्डर उसको कंफर्म कराना पड़ता है पहले। आपने आगे सीआरपीसी में पढ़ा हुआ है, उसमें राइट और रॉन्ग स्वीट हार्ट। मैम फर्स्ट क्लास को ऊपर है। क्या हो गया विक्की? मैम इसका मैम आवाज नहीं आ फर्स्ट रहा है। क्लास अपने ऑर्डर को मैम कंफर्म सीजीएम से। ऊपर होता है। हाँ शिवानी, आपको कंफ्यूजन है बेटा। यस फर्स्ट मैम क्लास सीजीएम ऑफिसर ऊपर जो होता होता है है। ना, सुन के ले लो पहले मेरी बात। फर्स्ट Yes, ma'am. क्लास ऑफिसर जो होता है और सीजीएम साहब जो होता है, हमने अभी मैंने आपको इससे पहले ये तक बता दिया कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। ये देखो आप Yes, फिर ma'am. से मैं यहाँ लेके आई हूँ आपको। तो यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कब आ रहा है? देखो बेटा, पहले सेशन कोर्ट आ रहा है, हाँ मैम सेशन जज आ रहा है। यस मैम वो आ रहा है। आई थिंक इनको ना मेट्रोपॉलिटन और उसमें कंफ्यूजन हुआ है। आप बताते ना कि दोनों सेम है, मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट होगा वो दोनों सेम होंगे, उनकी पावर्स जो सेम होगी, तो मैम शायद उनको उस वजह से कंफ्यूज हुआ है। ना 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 ना, ऐसा जो सीजीएम है ना, ये हमारा जो सीजीएम Yes, साहब ma'am. है, ये हमारा बाप है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का फादर। ओके, उसका फादर है Yes, वो। ma'am. उसको अपन नीचे की, अगर वो 7 साल की सजा दे रहा है तो 3 साल की सजा वो दे रहा है, तो सेम कैसे हुआ यस बेटा? मैम एक क्योंकि कंफ्यूजन भी है, सीजीएम Yes, का ma'am, पावर same. भी 7 और 3 पे अलग खत्म है। होता है ना। 7 और 3 पे तो बेटा खत्म होती है बात। द स्टोरी एंड्स हियर। नाउ मुझे फाइन सेंटेंस के लिए मैंने आपको फाइन निकालना भी सिखाया था, तो किस किस को याद है जब डिफॉल्ट ऑफ फाइन होती है? मैम हमें हाँ, मैक्सिमम तो कैसे? 1/4 into total imprisonment। हाँ, यस तो मैम। कैसे निकाला जाएगा? मैम जैसे एक्सीड, जैसे 7 years इम्प्रिजमेंट है तो उसकी 1/4 होगा उसका फाइन, चाहे उसको फिर उसकी कितनी भी सजा मिल जैसे जितना इम्प्रिजमेंट है ना, उसको पहले तो इसमें मंथ में जैसे 36 मंथ का वो है तो उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो 3 मंथ जो हुआ। ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे मैम करते हैं जो हम लोग। ऑफेंस है Yes, उसका ma'am, 1/4 3 होता है, years जो का है ऑफेंस तो के उसको पनिशमेंट का। करेंगे। यस मैम 3 years का है तो उसको 1/4 करेंगे। यस तो मैम 3 years के लिए कितने मंथ्स मैम होते हैं यार? 36। 36 months। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 1/4, यस मैम। 4 1 जा 4, फिर 36 Yes, को ma'am. डिवाइड कैसे करोगे? 9। मैं तो इतनी कमजोर क्यों है? 9। है ना? वेरी गुड Yes, यार, ma'am. कितनी देर 9. लगी ये बताने के लिए। मैं तो मैम आप हम लोगों वो को ही तो बिहाइंड बता द रहे पिक्चर थे। लेके गई थी। मैम लॉ स्टूडेंट के मैथ कमजोर होता ही है। लॉ स्टूडेंट का अकाउंट्स नहीं करता क्या? मैम हाँ, मैम हमारी है, सबकी वीक होती है, हमारी लंगड़ी है। मैम ज्यादा नहीं यूज नहीं करते ना मैथ्स का, हाँ सही है सही है। इसलिए ऐसे होता है। चलो, ये तो बस हमने second देख से लिया, याद 3 years की पनिशमेंट लॉ हमने लिए हैं, देखी। लॉ क्यों लेते हैं? तो डिफॉल्ट ऑफ फाइन को लेकर 9 पढ़ा महीने ना। के लिए जेल भेजा जाता है, 9 महीने के लिए जेल। ये तो 3 years की हो गई, तो 7 years की होगी तो कितने साल की इम्प्रिजनमेंट होगी? कितना महीना होता है 7 years को लेके? चलो चलो बताओ बताओ, ये मैंने सब सिखाया है तुमको यार। 84 84 मैडम।
54 84 मैम 84 मैम 84 थैंक गॉड 54 नहीं बोला अपॉन 1/4 21 इज इक्वल्स टू 21 मैम 21 months है ना। हमारी लंगड़ी चल रही है यहाँ पर, पनिशमेंट विद डिफॉल्ट ऑफ फाइन। तो बस कुछ नहीं करना होता है, 3 साल के ऊपर कितने महीने होते हैं, डिवाइड क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/4 करते हैं। तो जितने भी मंथ्स ऑफ पनिशमेंट आएगी उसको लेकर आपको डिफॉल्ट ऑफ दी जेल जाना पड़ेगा, फाइन नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा, चल जा जेल। तो कितने पीरियड के लिए जेल जाओगे, 9 महीनों के लिए जेल जाओगे। अगर 7 की होगी तो कितने के लिए जाओगे, 21 महीनों के लिए जाओगे, 21 मंथ्स। मैम फिर उसके बाद तब फाइन तो भरना ही पड़ेगा ना। बेटा उसके बाद फाइन श्योरिटी के लिए जाएगा अंदर, वो अलग। वो तो उसके लिए और अंदर की श्योरिटी का अगर तू नहीं देता है तो और अंदर जेल में बैठ, उसका तो और अलग ही है ना स्वीट हार्ट, वो तो आगे अपन देख लेंगे। यानी मैम पैसा देना ही देना है ना। पैसा तो तुम्हें देना पड़ेगा। अभी 125 CRPC होता है, पति रोता है, यस मैम, गिड़गिड़ाता है, बोलता है पत्नी कमाती है फिर भी मुझे छोड़ती नहीं है, तू कमा रही। आज जब मेन एंड वुमेन इक्वल है तो 125 को उड़ा देना चाहिए ना। क्यों पत्नी को देना चाहिए मेंटेनेंस, क्यों पत्नी, वो भी तो कमा रही है ना। अबला नारी होती है मैम ऐसे तो रिजर्वेशन भी हटा देना चाहिए, इक्वालिटी है तो। रिजर्वेशन भी हटा देना चाहिए, कोई अबला नारी नहीं होती आजकल के जमाने में। हाँ गाँव Yes, खेड़ों में थोड़ा बहुत होता होगा, मैं समझती हूँ। नहीं मैम, लेकिन कास्ट अभी के टाइम में डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी निकालना चाहिए। और ये Yes, हम ma'am. लोगों के इधर ना ST SC भी निकालना चाहिए, पता है। यस मैम प्लीज। यस मैम, यस मैम। ये भी निकाल देना मैम। चाहिए। हाँ मैम सेक्शन 12 का क्लॉज 1 है, उसी के अकॉर्डिंग हम बोले थे। फर्स्ट क्लास जो होता है ना वो CGM के अकॉर्डिंग था मैम, उसमें लिखा था ना हाँ। हाई कोर्ट। हाँ, तो इस वजह से तुम्हें शायद ये लगा है। यस करेक्ट 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 करेक्ट। ओके, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना शिवानी। नो मैम। चलो ब्लेस यू बेटा, फर्दर चले। यस मैम। पूजा आपको कोई कंफ्यूजन है बेटा? नो पनिशमेंट समझी, कितने साल के कैसे मंथ निकालोगे, मल्टीप्लाई बाय 1/4, जो डिफॉल्ट होगा वही की सजा आपको भोगनी भी पड़ेगी और पैसा तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। और वो Yes, एक बात आगे हम सीखेंगे और भी बातें, ठीक है। चलो आ जाओ 31 सेंटेंसेस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सर्विल, आई एम सॉरी, ऑफ सर्विल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। वन ट्रायल बोले तो व्हाट डू यू मीन बाय वन ट्रायल? मैम जैसे कि चार्जशीट तैयार होती है, उसमें बहुत सारे ऑफेंसेस होते हैं एक बंदे के। हाँ, तो उन सबको एक ही ट्रायल में निपटा देने का। मतलब तू आ और कन्विक्शन लेके जा, यस ऐसे? मैम। ठीक यस है, मैम। सुनो सुनो सुनो, तू आ और सीधा एक ही पनिशमेंट लेके जा, ऐसा होता है। लेकिन सर्विल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल का मतलब होता है, समझ के ले लो, हाँ समझ के ले लो। ऐसा नहीं है कि ये जो बोल रही है वो ठीक है, ये गलत नहीं बोल रही है, लेकिन इसको कैसे समझना है समझो। अब आपके ऊपर 420 का केस लगा है, ठीक है, 463 है, 471 है, रीड विथ 34 है, ठीक है। चीटिंग की पनिशमेंट कुछ और होती है, फॉर्जरी की पनिशमेंट कुछ होती है, रीड विथ 34 एक से एक और होगा, हम IPC में देखेंगे। तो यहाँ पर सर्विल ऑफेंसेस है, ठीक है, 2 ऑफेंस साथ में है, ऐसे समझो। 2 सर्विल का मतलब ऐसे समझते हैं 2 ऑफेंसेस है। तो क्या चीटिंग की पनिशमेंट के लिए अलग केस चलाएंगे? क्या फॉर्जरी की पनिशमेंट के लिए अलग केस चलाएंगे? नो मैम, एक ही केस चलेगा। यस मैन अ पर्सन इज कन्विक्टेड, कन्विक्टेड का मीनिंग लिख लो। कन्विक्शन का मीनिंग क्या होता है? सजा, जेल मिलने वाली है, ठीक है, सजा। कन्विक्टेड का मतलब है आपको पनिशमेंट डिक्लेयर हो गई, जो पनिशमेंट इज डिक्लेयर, कन्विक्टेड, डिक्लेरेशन ऑफ पनिशमेंट, सजा।
one trial of two or more offenses. One एक trial क्वेश्चन of two or more offenses. One trial मतलब एकच case. One trial means one case. One trial is equals to one case. Okay. The court may subject to the provisions of section 71 of IPC. किसको पता है section 71 of IPC क्या है? Anybody? मैम सेवरल ऑफेंसेस के बारे में बताया है। हाँ? सेवरल ऑफेंसेस के बारे में बताया है 71 सेक्शन नंबर 71 में सेवरल ऑफेंसेस के बारे में बताया है। यस मैम। उस्मा करेक्ट? Yes, ma'am. Sentencing of such an offenses several punishment the court is competent to inflict. Competent का मतलब क्या है? What do you mean by court is competent to inflict? उसकी इसका औकात मतलब है। क्या होगा? ए मेरी माँ रुक जा ठीक है, यस मैम, मैंने उसकी औकात है जो Yes, ये ma'am. कह रही है। Such punishment consistent of imprisonment to commence one after the expiration of the other. यानी कि punishment अभी समझो, एग्जाम्पल के तौर पे सिविल इम्प्रिजनमेंट भी होती है, क्रिमिनल भी होती है, ठीक है। तो वन आफ्टर का मतलब क्या होता है कि अगर आपको सिविल में भी कुछ ना कुछ सजा हो गई है, क्रिमिनल में भी सजा हो गई है, तो क्रिमिनल वाली सजा को रुका के पहले बोलते हैं जा सिविल की सजा पूरी करके आ, फिर सिविल जेल से उठा के क्रिमिनल जेल में डालते हैं। वन आफ्टर दी अदर एक्सपायरेशन। अगर आपने ऐसा गुनाह किया है जो सिविल के लिए आप पैसा नहीं भर रही हो तो जा जेल। क्रिमिनल में तू ऑफेंस करके बैठी है, जा जेल। तो दोनों चीजों के लिए आपको सजा दी गई है, यानी सिविल केस के लिए भी आपको पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट, क्रिमिनल के भी लिए पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट यानी जेल जेल जेल। सिविल के लिए भी जेल जाओ, क्रिमिनल के लिए भी जेल जाओ, सिविल केस के लिए भी जेल जाओ, क्रिमिनल केस के लिए भी जेल जाओ। तो किधर जाओ, कैसा जाओ, ऐसा जाओ। तो उसको लेकर क्या करते हैं, पहले आप सिविल जेल जाओ, वो सजा खत्म करो, फिर जैसे ही वो सजा खत्म होगी ना, क्रिमिनल वाला जेलर आपके बाहर उतारेगा, ये मेरा कैदी है, इसको मुझे दो, ये मेरा कैदी है। सिविल की पनिशमेंट खत्म, बाहर कौन रुकेगा, जेलर। जेलर क्या बोलेगा, ये मेरा आदमी है, चल भाई। तो क्रिमिनल की सजा भी पूरी करनी पड़ती है। तो वन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द अनदर अनलेस डायरेक्ट सच पनिशमेंट सड रन कॉन्करेंटली। अगर ऐसा कुछ है कि दोनों पनिशमेंट को साथ साथ हम साथ साथ है, तो उस हिसाब से वो पनिशमेंट को दिया जाएगा कि दोनों पनिशमेंट को एक ही साथ भुगतो। ठीक है, जब अंदर जाता है जेल में तो काफी सारे जने गीता पढ़ने लगते हैं, जो मुस्लिम्स होते हैं वो अपना कुरान पढ़ने लगते हैं, फिर जो क्रिश्चियंस होते हैं वो बाइबल पढ़ने लगते हैं। ऐसे समझने की बात है, क्योंकि अंदर जेल में बैठे कौन क्या करेगा, टीवी तो है नहीं, एंटरटेनमेंट के वर्ल्ड से तो अपन पूरा माइनस हो चुके हैं। एक दूसरे की चुगलियां कितनी देर करोगे, है ना। तो वहां पे अगर आप जेल में चाहते हो कि एक पानी की बोतल जो आपको यहाँ पे 20 रुपए मिलती है, जेल में जाके आपको 200 रुपए में मिलती है। सच्ची बात है ये जो मैं बता रही हूँ, क्लियर बता रही हूँ। तो इन केस ऑफ कॉन्सिक्वेंटिव सेंटेंसेस, तो ये रीजन होना चाहिए एग्रीगेट पनिशमेंट फॉर द सर्वल ऑफेंसेस बीइंग इन एक्सेस ऑफ द पनिशमेंट व्हिच इज कॉम्पिटेंट to inflict or conviction of a single offense to send offender for trial before the high court. अब इस केस में कुछ consecutive sentences है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं होता है कि aggregate punishment का मतलब क्या होता है। What do you mean by aggregate punishment? You need to understand what is aggregate punishment. What do you mean by aggregate punishment? Anybody knows what do you mean by aggregate punishment? क्या होता है? Anybody?
एग्रीगेट पनिशमेंट क्या होता है? पंकज बताओ। मैक्सिमम पनिशमेंट मैडम। एग्रीगेट इज मैक्सिमम। यस मैम, उनमें से जो सबसे ज्यादा पनिशमेंट है, जैसे 3 years, 2 years, 7 years, तो इसमें 7 years। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट? सिंपल वर्ड मैंने बोला एग्रीगेट पनिशमेंट क्या होता है? अधिक पनिशमेंट होगा, अधिक। तो वो तो मैक्सिमम ही हो गया ना मैम। जैसे सेवरल ऑफेंसेस के बारे में बताया है इसमें, तो जैसे थेफ्ट में इतनी है, तो एग्रीगेट पनिशमेंट हो सकता है। मतलब मेरा मानना ये है कि वो टोटल पनिशमेंट इतनी एवरेज हो सकता है मैडम। क्या बेटा? एवरेज पनिशमेंट। अपन एग्रीगेट को एवरेज भी नहीं लेके आ सकते हैं। टोटल पनिशमेंट कैन बी गिवन इन मैक्सिमम पनिशमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम पनिशमेंट जो होती है सर्वल ऑफेंसेस को लेकर, जो एक्सेस ऑफ द पनिशमेंट होती है ना, वो कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड इन्फ्लिक्ट? इन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, कॉम्पिटेंट तेरी औकात है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लिक्ट? समझो, आज तुमको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। हर्षिता, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लिक्ट? इकट्ठा। Harshita, what do you mean by inflict? What is she saying? क्या बोल रहे हो? Exact meaning of this. Anybody else who can tell me what is inflict? Inflict क्या होता है? Shiva, what did you said? Inflict means what? Loss. Yes, ma'am. Loss means inflict. Interfere, madam. Interfere, inflict. Inflict means all together. Inflict means all together. Yes, on conviction of a single offense to send the offender for trial before the high court. यानी कि क्या किया जाएगा कि ऑफेंडर को ट्रायल के लिए हाई कोर्ट के पास भेजा जाएगा। ओके, तो सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन का मतलब होती है सजा। जहां पर बहुत सारे ऑफेंसेस करते हैं तो एक ही ट्रायल चलेगा, तुम आओ और सीधा निकलो पनिशमेंट लेके, क्योंकि एक ही केस को अपन रगड़ा पैटिस नहीं बना सकते। लेकिन प्रोविजो क्या बोलता है? नो केस सच पर्सन बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ 14 years। तो यहाँ पर 14 years का जो ये बताया है आप लोगों को कि कोई भी पर्सन को पनिशमेंट 14 साल से की ज्यादा की नहीं दी सकती। तो एग्रीगेट पनिशमेंट जो है shall not exceed twice the amount of punishment with the court is competent to inflict for a single offense। जो एग्रीगेट पनिशमेंट होगी वो डबल नहीं हो सकती, डबल द अमाउंट नहीं हो सकती। यानी कि आप जो अपन ने वहां पे देखा कि आपको 9 months है तो आपको 18 महीने की पनिशमेंट देके ये नहीं कर सकते कि सिंगल ऑफेंस में ठीक है तू वो नहीं भराना, ले ये चलेगा, वैसे नहीं हो सकता। तो फॉर द पर्पस ऑफ अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन, अब अपील के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये अपील होती क्या है। अपील जो होती है ना ये बड़ी खतरनाक होती है, बड़ी खराब चीज है लेकिन बड़ी अच्छी चीज है। अपील किसके लिए अच्छी है? आप अक्यूज्ड के लिए अच्छी है। अक्यूज्ड मतलब कौन? जिसने क्या किया है? अक्यूज्ड मींस व्हाट? जो ऑफेंडर है, जो ऑफेंडर है, जिसने क्राइम किया है। ठीक है, ऑफेंडर जिसने क्राइम किया है उसे अक्यूज्ड कहा जाता है। लेकिन क्या एक कंप्लेनेंट जो है वो अपील में नहीं जा सकता? क्या कंप्लेनेंट
अपील में नहीं जा सकता? यस मैम, जा सकता है अगर उसको लगे कि पनिशमेंट कम मिली है तो। यानी अक्यूज को जितनी पनिशमेंट देनी चाहिए थी, एक ऑफेंडर को जितनी पनिशमेंट देनी चाहिए थी, वो उतनी पनिशमेंट अगर नहीं दी गई है तो कंप्लेनेंट तो भागा जाएगा अपील में। यस मैम। क्योंकि वो तो चाह रहा था ना कि उसको पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, तो उसको क्यों छोड़ा जाएगा? समझे? दिस इज ऑल अपील। ये प्रोविजन है जिसमें आपने नो केस देखा, एग्रीगेट पनिशमेंट देखा और अपील के बारे में देखा। ठीक है, चलो मैम एक बार ही रैपिडली बता दीजिए तीनों पॉइंट क्या क्या है। ठीक है, देखो इस 31 में पहले कन्विक्शन की बात करता है, जिसमें एक ट्रायल की बात करता है, दो मोर ऑफेंसेस की बात करता है, जिसमें 420 देखा, 463 और 471 के लिए एग्जाम्पल ले लिया। फिर 71 ऑफ आईपीसी जो सेवरल ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। फिर हमने क्या देखा कि जो जिसकी औकात होगी कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट, जिसमें सेंटेंस को लेकर है 1 आफ्टर द एक्सपायरेशन, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। सिविल और क्रिमिनल दोनों में सजा आई है, तो पहले सिविल में भेजा जाएगा। सिविल की जैसे ही सजा खत्म होती है, क्रिमिनल वाला जेलर क्या होगा, बाहर खड़ा होगा, चल भाई तू अभी हमारा आदमी है, उसको लेके जाया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने जो सेंटेंस के बारे में देखा, सिंगल ऑफेंस के बारे में देखा, प्रोविजन में देखा नो केस, एग्रीगेट पनिशमेंट, उसमें डबल अमाउंट ऑफ पनिशमेंट नहीं होगी सिंगल ऑफेंस के लिए। फिर हमने अपील के बारे में देखा जो कि सिंगल सेंटेंस को लेकर है। सिंपल पॉइंट्स क्लियर, की पॉइंट्स क्लियर? एनी प्रॉब्लम लक्ष्मी जी? वेयर इज लक्ष्मी जी? शी इज देयर और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any problem, dear? Any problem, dear? Any confusion? Sure? No, ma'am. No. Sure, ma'am. Okay. Okay. Any confusion? Ma'am. Pooja, beta. Pooja, any confusion? No, ma'am. Okay, I will not mind, Harshita. I can repeat the section. Section number 31 is relating to conviction, की बात करता है, and several offenses. I took the example of 20, 463 and 471. Read with 34. मैंने वन ट्रायल की बात की, इसमें पर्सन को सजा होती है, एक्सक्यूज मी, वन ट्रायल की बात होती है, 2 or more offenses, the court may subject to the provision of section number 71 of IPC. 71 of IPC के बारे में बताता है कि 1 ट्रायल इज इक्वल्स टू 1 केस, 1 ट्रायल इज इक्वल्स टू 1 केस। एक ट्रायल का मतलब होता है एक केस, जिसमें अगर सर्वल पनिशमेंट है, यानी 420 को 4 साल सजा है, 5 साल सजा है, 463, 71 को 7 साल सजा है, एग्जाम्पल के तेरे ले रही हूँ, पनिशमेंट अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, जब इम्प्रेजनमेंट की बात आती है तो 1 आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द अदर, यानी कि सिविल और क्रिमिनल में दोनों में पनिशमेंट आई है, तो एक एक्सपायरी होगी तो दूसरी शुरू होगी। कंडीशन ये हो सकती है कि अगर जज को लगता है कि दोनों पनिशमेंट को एक साथ लेके लिया जा सकता है तो दिया तुमने। फिर हमने कॉन्सिक्वेंटिव सेंटेंस के बारे में देखा, एग्रीगेट पनिशमेंट के बारे में देखा, सिंगल ऑफेंस के बारे में देखा, ट्रायल के लिए कहां पे भेजा जाएगा, हाई कोर्ट। फिर हमने प्रोविजो देखा, नो केस सच पर्सन बी सेंटेंस, 14 साल की सजा ज्यादा नहीं दिया जा सकता, ओनली 14 इयर्स की सजा दे दो, कितने दिन जेल में रखोगे, है ना। एग्रीगेट पनिशमेंट में के बारे में देखा कि अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, यानी कि डबल फाइन नहीं ले सकते एक ही सेंटेंस को लेकर, एक ही ऑफेंस को लेकर। फिर हमने अपील को देखा, जिसमें एग्रीगेट और कॉन्सिक्वेंटिव सेंटेंस के बारे में हमने देखा। तो सिंगल सेंटेंस के लिए आप अपील में जाते हो तो एग्रीगेट और कॉन्सिक्वेंटिव के लिए भी वही है। ओके मैम, ये जो सेकंड प्रोविजो है बी, वो नो डबल जियोपार्डी है। हम ऑलरेडी लिखते हैं ना इधर। यस। चलो लिख लो,
No double G-O-P-A-D. Okay. चलो, मोड ऑफ कन्फरिंग पावर। अब मोड ऑफ कन्फरिंग पावर का मतलब मैं बता दूं, 21 सेकेंड, बैटरी खत्म हो गई है। Mode of conferring power. In conferring the powers of the court, high court or the state government, as the case may be empowered, especially in the name of virtue of those of their offices or class of officials, generally by their official titles. Every such order shall effect from the date on which communicated to the person so. अब ये ना 32 मोड ऑफ कन्फरिंग पावर जो है, यहाँ पर क्या है ना, मोड ऑफ कन्फरिंग पावर का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि व्हेन एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी बंदा ओ 31 में आपने उसमें मुझे बताया नहीं कि राम रहीम के केस के बारे में भी हम बोलते हैं। यस मैम, राम रहीम का केस है, बहुत सारे केसेस है मैम। पर ये राम रहीम का जो केस है, मैम राम रहीम का एक केस में हमें डाउट था कि अगर उस पे ऑप्शन था अपील में जाने का, तो वो अपील में गई क्यों नहीं, क्योंकि स्प्लिट करके दिया गया उसको पनिशमेंट, तभी वो अपील में क्यों नहीं गई कि उसको मैक्सिमम उसको जाना तो चाहिए था ना, वही तो बात है। राम रहीम के केस में ये बहुत ब्लंडर हुआ था, जब उसको ये था तो वो क्यों नहीं गई, तो अपील तो उसको पर्पस था, उसको सारे पनिशमेंट्स किधर ना किधर एडजस्ट होके तो मिलते थे ना। यस मैम। चलो राम रहीम का केस बताओ, उसमें क्या है, मैंने क्या बताया है बताओ। मैम वो ही पॉक्सो से एक मूवी है बंदा करके, वो देख लेना, वो पूरी उसी पे ही है, राम रहीम। किसने देखी है ये मूवी? यस मैम, हमने देखी। कौन सी मूवी? बंदा मूवी है, पॉक्सो और इससे रिलेटेड है, हम इसमें देखी होगी बंदा। राम रहीम का ही केस है उसमें पूरा। ठीक है, ये मूवी आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। इस राम रहीम के केस का इन शॉर्ट बता देती हूँ मैं क्या हुआ था। राम रहीम के केस में मैम कौन सा 20 मूवी? years का बंदा 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 मैम वो तो वो उस पे है, आसाराम। बंदा आशाराम पे है। यस मैम। यस मैम। वो राम रहीम पर नहीं है। तो फिर राम रहीम के केस को लेकर कौन सी मूवी है क्या? मैम राम रहीम पे नहीं है, बंदा वो आसाराम पे। राम रहीम पर आशाराम वेब की सीरीज तो है। टोटली अलग स्टोरी है ना, आशाराम की जो स्टोरी है ना, यस मैम। वो तो टोटली डिफर करती है ना, उसको तो लाइफ हो चुकी है, वो तो गया अभी ना, उसकी बात ही नहीं है इधर। जस्ट 1 मिनट।
एक और केस है छत्तर सिंह वर्सेस एमपी। శివ వాయిస్ వస్తుందా? हाँ, what happened? कुछ नहीं मैम। चलो फर्दर मैम पढ़े। एक और केस है छत्तर सिंह वर्सेस एमपी 2000। हाँ, मैंने वही बोला ना कि आप लोगों को मैंने छतर सिंह का केस लिखवाया था, दूसरा ये राम रहीम का केस था, है ना। छतर सिंह वर्सेस ये था ना, क्या था, एमपी का केस था 2007 स्टेट कुछ ऑफ ऐसे एमपी था था। ना। हाँ मैम 2007। 7 7। वही मैं बोलूं कि ये 31 में मैं कुछ भूल रही हूँ। हाँ, मैं यहाँ थी आप लोगों के साथ में ना, कि राम रहीम के केस में क्या हुआ था ना, 20 इयर्स की पनिशमेंट दी गई थी। तो जज साहब ने कहा कि 20 इयर्स की पनिशमेंट, क्योंकि 14 की ही दे सकते हैं ना, हमने देखा ना कि 14 साल से ज्यादा की पनिशमेंट नहीं दे सकते, तो उसमें 20 इयर्स की पनिशमेंट दी थी। तो वो उसने स्प्लिट अप का ऑर्डर लिया था, तो जज साहब ने क्या किया, 10-10 साल का 2 पनिशमेंट दे दिया, चलो लो और निकलो इधर से बाहर। ओके, समझे, कोई प्रॉब्लम? चलो, मोड ऑफ कंफरिंग पावर्स का मतलब क्या होता है, ये it's आपने a रीड कर aggregate दिया। punishment. हाँ, Ma'am, it's a aggregate punishment. इट्स अ एग्रीगेट पनिशमेंट। कैसे है ना, देखो, अगर हम लोग 20 इयर्स की पनिशमेंट देने हम के राम लिए, रहीम तो केस में आपने बताया। यस मैम, यस यस मैम। यस, राम रहीम के केस में 20 इयर्स का पनिशमेंट था, उसको स्प्लिट अप का ऑर्डर लेना पड़ा था, 10-10 साल की 2 पनिशमेंट, उसको ऑर्डर को स्प्लिट करके दिया गया था, यानी पहला 10 साल, बाद का मैम वो 10 साल। एग्रीगेट। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, मेरे को एक कॉल आ रहा है। ओके मैम, ओके।
चलो, सॉरी फॉर अ मिनट। चलो 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 चलो, क्लास एंड करनी है क्या? नो मैम, मैम ये 4 ये चैप्टर कंप्लीट। ये चैप्टर कंप्लीट करें? यस मैम। यस मैम। ठीक है, थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10 मिनट लगेगा, वो भी बहुत बोल रही हूँ मैं। चलो, अब राम रहीम के केस बता रहे थे, वो मैं हाँ पूछ रहा था एग्रीमेंट। यस हाँ मैम। हाँ, राम रहीम के केस में हाँ 20 इयर्स का पनिशमेंट दिया गया था, ठीक है, लेकिन Yes, ma'am. एक जज सिर्फ पनिशमेंट दे सकता है 14 इयर्स तक को, तो ये 20 साल की पनिशमेंट कैसे होगी? तो यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था, समझ ही नहीं आ रहा था भैया कैसे करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि चलो ठीक है, वो केस को, जब ये केस को ऊपर लेके जाया गया, अपील में गए, तो कहीं ना वो क्या किया गया, 10 इयर्स की पनिशमेंट को स्प्लिट अप ऑर्डर जिसे कहते हैं, यानी कि एक पनिशमेंट को 20 इयर्स को स्प्लिट किया गया, जिसमें पहले 10 साल की पनिशमेंट होगी, फिर 10 साल की पनिशमेंट होगी। ऐसे करके राम रहीम के केस में हुआ था। और मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि राम रहीम का केस पढ़ो, पूरा केस। तो मुझे मालूम नहीं है कि आप में से कौन कौन पढ़े हैं, किसने पढ़ा है? मैम हमने पढ़ा। आपका मुझे मालूम है। इसमें आपको पता है ना कि सेक्सुअल असॉल्ट था, और इसमें कुछ ऐसा था कि 2 काउंट्स ऑफ रेप हुए थे, रेप के चार्जेस भी थे इसमें। रेप के चार्जेस भी थे, यस मैम। सेक्सुअल असॉल्ट था, Yes, ma'am. और Yes, इस ma'am. वर्डिक्ट को कहीं ना कहीं 2 काउंट्स ऑफ रेप में इन लोगों ने गिल्टी ऑफ 2 काउंट्स ऑफ रेप कहा। और ये 2014 का जजमेंट था, और 1990 से ये केस चल रहा था, ये स्पेशल सीबीआई कोर्ट के पास था, फिर कोर्ट ने ये जो कंटेंशंस थे रिजेक्ट करे, ठीक है। तो आप जो आपका होमवर्क है कि राम रहीम के केस को आना आप पढ़ोगे, ओके। चले आगे। मैम वॉइस चली गई। यस मैम। Yes, ma'am. Continue, ma'am. मोड ऑफ कन्फरिंग पावर, अब इसमें क्या होता है, एवरी सच ऑर्डर शैल टेक एन इफेक्ट डेट ऑफ व्हिच कम्युनिकेटेड टू द पर्सन। अब ये ना कम्युनिकेटेड टू द पर्सन, यानी कि जो भी ऑर्डर हुआ है, जो भी ऑर्डर हुआ है, तो सामने वाले अक्यूज को जब कम्युनिकेशन होती है, यानी कि इस चीज के बारे में मालूमात होती है, पता चलता है, पता चला कि कौन सा नशा करता है ना, तो अक्यूज को पता चलेगा ऑर्डर हुआ है, तो वो ऑर्डर तब से लागू होगा जब से उसको ये ऑर्डर की कम्युनिकेशन होगी, यानी उसको उस चीज का नॉलेज आएगा, उस चीज की जानकारी आएगी, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ सेकंड पॉइंट समझने की है, फर्स्ट सेंट्रल हाई कोर्ट इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलिए, पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड, पावर्स ऑफ एन ऑफिसर्स अपॉइंटेड, सेक्शन नंबर 33 हमें क्या बोलता है? ये पावर्स के बारे में बताता है कि जो भी पर्सन ऑफिस होल्ड करता है जो कि सर्विस ऑफ गवर्नमेंट में है, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट में जो है, who has been invested by the high court or by the state government with any powers throughout any local area, is appointed to an equal or higher officer of the state nature within a like local area under the state government, he shall, unless the high court or the state government, as the case may be, otherwise directed, exercise the same power in the local area in which he is so appointed. अब जो ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ना, ये बहुत बहुत ही, मतलब मेरे को इधर गाली नहीं देनी है, नहीं तो सच में मैं यहाँ पे आपको बता दी थी
कि ये जो ऑफिसर्स होते हैं ना, इन लोगों को ये पावर्स होते हैं कि हायर रैंक ऑफिसर्स के पावर्स होते हैं। तो लोकल एरियाज में जब स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट के अंडर जब ये आते हैं तो अपने को वही समझते हैं जो कि हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स अपने आप को समझते हैं। तो पावर्स ऑफ द ऑफिसर्स अपॉइंटेड का मतलब यही होता है कि जब भी किसी को पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, उसको जब सर्विस गवर्नमेंट की आती है, देखो आपको मैं बताऊं कि हाई कोर्ट में भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं या नहीं होते? हायर ऑफिसर्स होते हैं या नहीं होते? मैम होते हैं। उनका क्या Yes, पावर होता है? उनका क्या रोल क्या रहता है? उनका रोल क्या रहता है कि जब वो लोकल एरियाज में या जो भी एरियाज में होते हैं, उनके वो हायर ऑफिसर्स के तौर पे लिए जाते हैं, ठीक है? तो उन्हें सेम हाई कोर्ट और इनका जैसा एक रिस्पेक्ट देना चाहिए और ये रहना चाहिए। तो वो जब अपॉइंट होते हैं तो एक हायर ऑफिसर के पोस्ट पे अपॉइंट होते हैं। कौन? जो गवर्नमेंट के सर्विस में होते हैं, ठीक है? मैम इसको एक कीवर्ड्स में बता दीजिए क्या है। देखो कीवर्ड देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ। पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस, ठीक है? एक आदमी है, चलो लावण्या ऑफिस में जाती है, क्या करती है? सर्विस करती है। कैसी सर्विस में है? गवर्नमेंट सर्विस में है। और हु हैज बीन, किसने लगाया इसको? हाई कोर्ट ने लगाया और द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसके पास कौन सा पावर है? इस कोड के अंदर जो पावर है वो इसके पास पावर है। कहाँ पे अप्लाई करेगी? लोकल एरिया में अप्लाई करेगी। क्या अपॉइंटेड है? इक्वल और हायर ऑफिस के तरफ से इसको देखा जाता है, सेम नेचर। तो यहाँ पर लोकल एरिया में जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, अनलेस द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट, लोकल एरिया में कौन सी गवर्नमेंट होगी? स्टेट गवर्नमेंट होगी। हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो ये एक्सरसाइज जो पावर करेगी वो लोकल एरिया में करेगी, इन जहां पर इसकी अपॉइंटमेंट होगी। ये जो पावर यूज करेगी उस लोकल एरिया में करेगी जिस लोकल एरिया में इसकी अपॉइंटमेंट होगी। क्लियर? बेटा एनी डिफिकल्टी पूजा? मैम बेसिकली ये या पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हाँ बेसिकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही है ना ये। यस मैम, तो ये बस लिमिट बता रहे हैं कि ये इनके लोकल एरिया में ही हाँ, तो ये पीपी है। यस मैम। 33 एक्चुअली पीपी है कि जिधर है क्योंकि पीपी एक हायर ऑफिसर ही होता है ना, और उसको जब हाई कोर्ट में काम करता है तो उसको प्लीडर, गवर्नमेंट प्लीडर बता के एकदम ये कहा जाता है। जब इधर काम करता है तो उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफिसर ही तो है ना, और गवर्नमेंट के लिए तो सर्विस करता है, हायर ऑफिसर ही है। सरकारी ऑफिसर्स अपॉइंटेड, सरकारी आदमी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट, एडिशनल। तो पीपी इज इक्वल्स टू पावर ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। हाँ बोलो लावण्या, टकले पे इतना जोर से मत मारो। नहीं मैम कुछ नहीं। क्या हुआ? 32 है मैम, इसमें ना जो फर्स्ट वाला है इसमें नेचर है, बाय ऑर्डर और ये ऑफिशियल टाइटल, इसका क्या मतलब है मैम? किसका? जो मैम सेक्शन 32 है ये इसमें एज में बाय ऑर्डर empowers person specially by name in virtue of their office, classes of office. Okay, listen. अब 32 जो बोलता है मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स, यानी कि ये पावर्स की बात करता है। इस कोड के अंदर कौन सा कोड है? सीआरपीसी। ये जो कोड है ये कौन सा कोड है? सीआरपीसी। द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट, या हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट, एज द केस में भी, जैसा भी केस होने दीजिए, में हो सकता है बाय ऑर्डर, ठीक है, एम्पावर यानी कि ऑर्डर करके, एम्पावर पर्सन स्पेशली यानी कि उन पर्सन को स्पेशली अपॉइंट किया जाएगा बाय नेम, उन पर्सन को स्पेशली अपॉइंट किया जाएगा बाय नेम, और इन द वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिसर्स यानी कि उनके ऑफिसर्स में लगाया जाएगा, और क्लास ऑफ ऑफिशियल्स जनरली बी देयर ऑफिशियल टाइटल्स, यानी कि उनके जो क्लास होंगे उनके ऑफिशियल्स होंगे,
और जनरली वो ऑफिशियल्स जो होंगे उनके टाइटल से पता चलेगा कि ये ऑफिशियल कौन सा ऑफिशियल है, ये ऑफिसर कौन सा ऑफिसर है। तो जब पावर लगता है सीआरपीसी के अंदर, तो हाई कोर्ट होने दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट होने दीजिए, जैसा भी केस होना चाहिए, में हो सकता है ऐसा ऑर्डर किया जाएगा कि जो पर्सन है उसको स्पेशली वो नाम से उनको उन ऑफिसेस में रखा जाएगा, उन क्लासेस से उनका नाम दिया जाएगा जो ऑफिशियल टाइटल में उनका नाम लेके उन्हें पोस्ट किया जाता है। जैसे पॉक्सो का ऑफिसर हो गया, एग्जाम्पल पॉस्को ऑफिसर, सिंपल लिख दो वहां पे पॉस्को ऑफिसर, सिंपल। जैसे पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं तो उनका रैंक होता है, तो वो रैंक उसमें उसका टाइटल बता रहा है कि उसको कितने स्टार मिले हैं, स्टार से उसको शो हो रहा है कि उसका रैंक क्या है, बस यही है इसमें। तो बस यही है ना, रैंक मतलब रैंक ही है वो, कि क्लास 1 होता है, क्लास 2 ऑफिसर होता है, क्लास 3 ऑफिसर होता है। तो क्लास 1 ऑफिसर्स में कौन कौन आते हैं, अगर समझो क्लास 1 ऑफिसर को क्या पावर है, कौन सा डॉक्यूमेंट करने के लिए, तो ये जब हम प्रैक्टिस में आते हैं ना तब और समझेगा ये बात। मैम रैंक के हिसाब से पावर दी जाती है रैंक के हिसाब से पावर जाती है। अभी पीआई है, एसपी है, डीएसपी है, कमिश्नर है, उनके रैंक के हिसाब से उनको ये दिया जाता है। बस यही है मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स, सिंपल। इतना दिमाग नहीं चलाने का। विड्रॉल ऑफ पावर्स, द हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट जैसा भी केस होता है, विड्रॉ ऑल और एनी ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय अंडर दिस कोड subordinate to it. Any powers conferred by chief judicial magistrate DM may be withdrawn by the respective magistrate by such powers conferred. क्या होता है कि पावर्स विड्रॉ करना, वापस ले लेना, वापस ले लेना, विड्रॉ करना, तो हाई कोर्ट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो ऐसे पावर्स को इस कोड के अंदर विड्रॉ करा सकती है। क्योंकि कोई भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर, जैसे कि अगर कोई पावर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का है और बाय डीएम का है, तो वो मैजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपने पावर्स को विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, विड्रॉल ऑफ पावर्स, जो पावर है उनको विड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो गया तो उसको 1 साल के लिए बनाते हैं, उसके बाद उसका पावर विड्रॉ कर लेते हैं। तो स्पेशल खत्म हो जाएगा ना बेटा, स्पेशल ऑफिसर जो होगा उसकी पोस्ट खत्म हो जाएगी ना, तो उसका पावर उसको क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा। मैम ये जिस 33 में बताया है ना, उसी को विड्रॉ करना है ना, जो पावर उसी को विड्रॉ करना है। 33 का एक्सटेंशन है 34, जो पावर दिया है उसी को विड्रॉ करना है। अगर तुम्हारा पावर अगर तुम स्पेशल ऑफिसर हो, उस स्पेशल ऑफिसर होने के बाद तुम्हारी पोस्ट जो है खत्म हो जाती है, 1 साल के लिए अपॉइंटेड हो, 1 साल के बाद क्या होगा, तुम्हारा पावर एक्सटिंग्विश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपको अपना पावर क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा। एज सिंपल एज पॉसिबल। ओके। Now, power of judges or magistrate exercised by successor in office. Now, somebody read for me because थोड़ा सा मेरे को ये हो रहा है। Ma'am, subject to the other provisions of this code, the powers and the duties of a judge or magistrate may be exercised or performed by his successor in office. Second, when there is any doubt as to who is the successor in office of any additional or assistant session judge, the session judge shall determine by order in writing the judge who shall, for the purpose of this code or of any proceedings or order thereunder, be deemed to be successor in office of such additional or assistant session judge. Third, when there is any doubt as to who is the successor in office of any magistrate, the chief judicial magistrate or the district magistrate, as the case may be, shall determine by order in writing the magistrate who shall, for the purpose of this code or of any proceedings or order thereunder, be deemed to be the successor in office of such magistrate. अब इसका मतलब क्या होता है, पावर ऑफ द जजेस की बात कही गई है, और सक्सेसर इन ऑफिस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसर इन ऑफिस? सिंपल है, सक्सेसर कौन होता है? 34 में निकाल दिया गया है, उसकी जगह जो भी आया है वो सक्सेसर। मैम जो उनके ईयर होंगे ना, वो उनको सक्सेसर बोला गया है।
हियर की बात नहीं है बेटा, यहाँ पे हियर की बात नहीं है। जज का ट्रांसफर हो जाए, किसी जज का ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर हो सीट जाएगा तो कोई और वैकेंट हो आएगा। जाती है, उसके जगह पे जो फिल होती है उसे सक्सेसर कहा जाता है, यस मैम। उससे सक्सेसर कहा जाता है। हियर्स का सक्सेसर नहीं, जो हियरशिप में अपना हियरशिप सर्टिफिकेट में सक्सेसर्स होते हैं ना, कि जैसे फादर एक्सपायर होने के बाद में उनके सक्सेसर्स होते हैं, यानी मैम कि वो उसकी ये कह रहे हैं हम कि 34 सेक्शन में जो अभी दिया गया है ना विड्रॉल ऑफ पावर, तो हाँ उसकी जगह जो कोई नया जज आया है ना वो सक्सेसर होगा। हाँ, तो जब कोई सीट वेकेंट होती है ना, वही बात यहाँ पे बोली गई है। यस मैम, वही बस उतना सा है ये, कि जो सीट वेकेंट होगी उसके ऊपर जो नया जज आएगा उसको सक्सेसर इन ऑफिस कहा जाएगा। तो जहां पर किसी का डाउट होता है, नहीं समझता है, तो ये ऑर्डर निकाला जाता है राइटिंग में कि कौन सक्सेसर होगा, भाई किसका सक्सेसर कौन होगा, पहले एडिशनल होगा, फिर असिस्टेंट होगा, फिर सेशन। तो यहाँ पे सेशन जज, यस मैम। एडिशनल और मैम इनकी भी असिस्टेंट। लिस्ट तैयार की जाती है ना हाँ, मैम? मैम पहले फिर बाद में इनकी भी लिस्ट तैयार की इनकी जाती है लिस्ट कि तैयार पहले की कौन जाती है, आएगा कौन ऑर्डर नहीं निकाला जाता है, राइटिंग में आएगा। लिखा जाता है, और वो मैजिस्ट्रेट को यस मैम। उसका, देखो बहुत सारे को नहीं पता होता है, तो जो सक्सेसर इन ऑफिस होता है ना, तो यस। उनको पता चलता है भाई तू इसका सक्सेसर है, तू इसका बाप बनने की कोशिश मत कर, तो ऑर्डर निकाला जाता है इन राइटिंग में। तो सेशन जज उसका ऑर्डर निकालता है कि तू इसका सक्सेसर है, जो ये तेरे को काम बोलेगा तेरे को वही करने का है। तो जब से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या बोलेगा जेएमएफसी को, तू वही काम कर जो तेरे को बता रहे, ज्यादा अपना होशियार बनने की कोशिश मत कर। जब सीट वेकेंट होगी कोई और आएगा, उसकी जगह पे वो सक्सेसर इन ऑफिस हो जाएगा। दैट्स ऑल इज 35। ओके, इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो मैम। तो मैम श्योर? यस मैम। पक्का? मेरी एक्चुअली मेरी आंखें दर्द हो रही थी ना, इसलिए बंद किया था मैंने। मैम क्या 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 नथिंग मैम। क्या बोली? नहीं नहीं, बोलो बोलो मैम बेटा। रहने दीजिए ना। You are looking beautiful, ma'am. This was I was saying. Oh my God, I am looking beautiful. बजरे, पढ़ाई पे ध्यान दे। I am looking beautiful does not matter. Matters. तो मैम आपकी मॉम की तबीयत ठीक है अब? ठीक है पंकज, Actually लेकिन मैं थोड़ा आने का- प्रॉब्लम अभी भी है। मैं अभी भी Okay, मैं it's ब्रदर okay. उसको डॉक्टर के पास लेके गए हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी पड़ी रहती है। ओके मैम, ठीक हो जाएगा मैम। मैं थैंक ठीक होंगी, यू, जल्दी से ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच। आपने ये पूछा ना, ये भी मेरे लिए बड़ी बात है, ये भी ब्लेसिंग्स है। नहीं मैं प्रे करूंगा मैम ठीक हो जाए जल्दी।